नमस्कार भैया बहनों। आज हम कक्षा 10वीं के विज्ञान विषय के बेसिक नॉलेज के बारे में पढ़ेंगे। साइंस साइंस यानी विज्ञान। विज्ञान दो शब्दों वि प्लस ज्ञान से बना है, जिसका अर्थ होता है विशेष ज्ञान या विशिष्ट ज्ञान। विज्ञान को अंग्रेजी में साइंस बोलते हैं। साइंस शब्द लैटिन शब्द सिंटिया से बना है, जिसका अर्थ होता है नॉलेज, मतलब कि ज्ञान प्राप्त करना। विज्ञान प्रकृति में उपस्थित वस्तुओं के क्रमबद्ध अध्ययन से ज्ञान प्राप्त करने और उस ज्ञान के आधार पर वस्तु की प्रकृति और व्यवहार जैसे गुणों का पता लगाने को ही विज्ञान कहते हैं। जैसा कि प्रकृति में जितनी भी वस्तुएं उपस्थित है, उन सभी का हम क्रमबद्ध अध्ययन करते हैं और उनसे हम ज्ञान प्राप्त करते हैं, और इस ज्ञान के आधार पर हम वस्तु की प्रकृति और उसके व्यवहार जैसे कई गुणों का हम पता लगाते हैं। इसे ही हम विज्ञान कहते हैं। इसके अंतर्गत हम प्राकृतिक घटनाओं का अध्ययन करते हैं और उनके प्रयोगों और प्रेक्षणों द्वारा उन्हें हम प्रमाणित करते हैं। जैसे कि सूर्य ऊर्जा का मुख्य स्रोत है। सूर्य से ऊर्जा पेड़ पौधे ले रहे हैं और जीव जंतु ले रहे हैं। यही पेड़ पौधे प्रकाश संश्लेषण सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में कर रहे हैं। वहीं पेड़ पौधों से हम भोज्य पदार्थ प्राप्त कर रहे हैं, वही ऊर्जा हमारे अंदर आ जाती है। इस प्रकार कई प्रयोगों और प्रेक्षणों के आधार पर हम प्रमाणित कर सकते हैं। इस प्रकार हम अपने जीवन को सुगम और उत्कृष्ट बना सकते हैं विज्ञान की सहायता से। अब हम आवर्त सारणी के बारे में पढ़ते हैं। इसकी कुछ सामान्य जानकारी पढ़ते हैं। यह एक आधुनिक आवर्त सारणी है। इसे एक वैज्ञानिक हेनरी मोजले ने प्रतिपादित किया था। इस आवर्त सारणी में टोटल 118 तत्व है। ये सभी तत्व इनकी संगत विशेषताओं के साथ ही एक सारणी के रूप में दर्शाए गए हैं। आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों को उनके परमाणु क्रमांक, जैसे कि हाइड्रोजन का 1, हीलियम का 2, लिथियम का 3, बेरिलियम का 4, बोरान का 5, ये सभी परमाणु क्रमांक है। तो आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों को उनके परमाणु क्रमांक के बढ़ते हुए क्रम के आधार पर जमाया गया है। इस आधुनिक आवर्त सारणी में जो ऊर्ध्वाधर पंक्तियां दिखाई दे रही है, जो खड़ी लाइनें दिखाई दे रही है, इन्हें हम वर्ग या समूह कहते हैं। जैसे कि यह पहला वर्ग है, यह दूसरा वर्ग है, यह तीसरा वर्ग है, यह चौथा वर्ग है। ऐसे ही 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, मतलब कि आधुनिक आवर्त सारणी में टोटल 18 वर्ग या समूह है। इसी प्रकार इस आधुनिक आवर्त सारणी में जो क्षैतिज पंक्तियां हैं, मतलब कि ये आड़ी लाइनें हैं, इन क्षैतिज पंक्तियों को हम आवर्त कहते हैं। इस आधुनिक आवर्त सारणी में आवर्त की संख्या टोटल 7 है। जैसे कि हाइड्रोजन पहले आवर्त में है और पहले वर्ग में। इसी प्रकार दूसरे आवर्त में लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन है। इसी प्रकार तीसरा आवर्त, चौथा आवर्त, पांचवा आवर्त, छठा आवर्त और सातवां आवर्त है। इस आधुनिक आवर्त सारणी में जो ग्रीन कलर के एलिमेंट्स यानी तत्व दिखाई दे रहे हैं, वे सभी धातुएं हैं। ये जो ग्रीन कलर के हैं, ये सभी धातुएं हैं। इसी प्रकार ये येलो कलर के जो दिखाई दे रहे हैं एलिमेंट्स, ये सभी अधातुएं हैं। इस प्रकार धातु और अधातु के बीच में पिंक कलर के एलिमेंट्स दिखाई दे रहे हैं, इन्हें हम उपधातु बोलते हैं। उपधातु वे होते हैं जिनमें धातु और अधातु दोनों के ही गुण समाहित होते हैं, उसे हम उपधातु कहते हैं। जैसे कि बोरान, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी, टेल्यूरियम, पोलोनियम, ये सभी उपधातुएं हैं। इसमें पहले वर्ग के जो तत्व हैं, वे सभी क्षारीय धातुएं हैं। दूसरे वर्ग के क्षारीय मृदा धातुएं हैं। वहीं तीसरे से लेकर 12वें वर्ग तक के तत्व जो हैं, उन्हें संक्रमण तत्व कहते हैं। इन्हें डी ब्लॉक के तत्व कहा जाता है। वहीं 13 से 18 वर्ग तक के जो तत्व हैं,
इन्हें पी ब्लॉक के तत्व कहते हैं। इसी प्रकार लेंथेनाइट और एक्टिनाइट को अलग रखा गया है इनसे। इस आवर्त सारणी में 18वां वर्ग जो है, इसमें जितने भी तत्व हैं इन्हें हम अक्रिय तत्व कहते हैं। ये तत्व किसी अन्य तत्व से क्रिया नहीं करते क्योंकि इनका बाह्यतम कोश पूरा होता है, मतलब कि बाह्यतम कोश का अष्टक जो है वो पूर्ण होता है और ये किसी से क्रिया नहीं करते, इसलिए 18वें वर्ग को हम अक्रिय तत्व कहते हैं। यह आधुनिक आवर्त सारणी हेनरी मोजले ने 1913 में प्रतिपादित की थी। अब हम आधुनिक आवर्त सारणी से संबंधित कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। आधुनिक आवर्त सारणी किसने दी थी? हेनरी मोजले ने सन 1913 में। आधुनिक आवर्त सारणी में आवर्त की संख्या होती है। आवर्त क्या होते हैं? जैसा कि हमने पढ़ा था कि आधुनिक आवर्त सारणी में जो क्षैतिज पंक्तियां होती है, आड़ी लाइनें होती है, इनको हम आवर्त कहते हैं। ये आवर्त जो है टोटल 7 है। इस प्रकार आधुनिक आवर्त सारणी में आवर्त की संख्या होती है 7। आधुनिक आवर्त सारणी में वर्ग की संख्या कितनी होती है? जैसे कि इस आवर्त सारणी में जो खड़ी लाइनें ऊर्ध्वाधर पंक्तियां दिखाई दे रही है, इन्हें हम वर्ग कहते हैं। तो खड़ी लाइनें जो है टोटल 18 है, मतलब कि आधुनिक आवर्त सारणी में वर्ग की संख्या 18 है। इसी प्रकार आवर्त सारणी में हाइड्रोजन को कौन से वर्ग और आवर्त में रखा गया है? पहले वर्ग और पहले आवर्त। जैसा कि यहाँ पर देखो हाइड्रोजन कहाँ है? हाइड्रोजन परमाणु क्रमांक 1 पर स्थित है, मतलब हाइड्रोजन यहाँ है। हाइड्रोजन पहले वर्ग और पहले आवर्त में स्थित है। इसी प्रकार आवर्त सारणी में ऑक्सीजन कौन से वर्ग और आवर्त में है? ऑक्सीजन ढूंढते हैं आवर्त सारणी में। ऑक्सीजन जो है आवर्त सारणी में 8वें परमाणु क्रमांक पर स्थित है, मतलब ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक 8 होता है। यह 16वें वर्ग और दूसरे आवर्त में स्थित है। इसी प्रकार एल्यूमिनियम कौन से वर्ग और आवर्त में स्थित है? यहाँ पर एल्यूमिनियम देखते हैं। एल्यूमिनियम जो है परमाणु क्रमांक 13 पर स्थित है। एल्यूमिनियम का परमाणु क्रमांक 13 होता है। यह जो है 13वें वर्ग और तीसरे आवर्त पर स्थित है। इस प्रकार एल्यूमिनियम 13वें वर्ग और तीसरे आवर्त में स्थित तत्व है। इसी प्रकार कुछ अन्य क्वेश्चन भी इसमें बनते हैं, जैसे कि अक्रिय गैसें किसे कहते हैं? तो 18वें वर्ग में उपस्थित जितने भी तत्व हैं उन्हें अक्रिय गैसें कहा जाता है, या इन्हें शून्य वर्ग के या शून्य समूह के तत्व भी कहा जाता है। इसी प्रकार 17वें वर्ग के जो तत्व हैं इन्हें हेलोजन तत्व कहा जाता है। इसी प्रकार कुछ प्रश्न और बनते हैं, जैसे कि सोडियम का संकेत क्या होता है? तो Na। सोडियम का परमाणु क्रमांक होता है 11 और सोडियम का परमाणु द्रव्यमान होता है 23। आधुनिक आवर्त सारणी में कुल तत्व कितने होते हैं? तो 118 तत्व। इसी प्रकार कई क्वेश्चन आधुनिक आवर्त सारणी में बनते हैं। अब हम 1 से 30 तक के तत्वों के परमाणु क्रमांक, परमाणु द्रव्यमान और उनके संकेत के बारे में पढ़ते हैं और उनको याद करने की कोशिश करते हैं। जैसे कि पहले परमाणु क्रमांक पर स्थित तत्व है हाइड्रोजन, जिसका संकेत है H। जैसे कि हमने एक उदाहरण ले रखा है, इसमें हाइड्रोजन जिसका परमाणु क्रमांक यानी एटॉमिक नंबर है 1 और इसका जो है संकेत है H और परमाणु द्रव्यमान इसका एटॉमिक वेट, एटॉमिक मास जो होता है इसका 1.008 है, मतलब कि हाइड्रोजन का परमाणु द्रव्यमान 1 है और इसका नाम हाइड्रोजन है। यही हम दूसरा जो है तत्व लेते हैं। दूसरा तत्व जो है हीलियम है। हीलियम का जो है परमाणु क्रमांक 2, हीलियम का संकेत सिंबल H ही होता है, नाम हीलियम और इसका परमाणु द्रव्यमान एटॉमिक मास जो है 4.003 है, मतलब कि 4 इसका परमाणु द्रव्यमान है। इसी प्रकार तीसरा परमाणु क्रमांक लिथियम का है। लिथियम का परमाणु द्रव्यमान 6.9 है और इसका संकेत Li है। बेरिलियम का 4 परमाणु क्रमांक है, परमाणु द्रव्यमान 9.0 है, वहीं बेरिलियम का संकेत Be है। बोरान का परमाणु क्रमांक 5 है और इसका संकेत B है और इसका परमाणु द्रव्यमान जो है 10.8 है। इस प्रकार से हम 1 से लेकर 30 तक के तत्वों को याद कर सकते हैं और इनके परमाणु क्रमांक के आधार पर हम इसकी संयोजकता को भी ज्ञात कर सकते हैं। अब हम आवर्त सारणी में
देखते हैं कि इस प्रत्येक तत्व का परमाणु क्रमांक अलग अलग है। मतलब कि हाइड्रोजन का 1, हीलियम का 2, लिथियम का 3, बेरिलियम का 4, बोरान का 5, इसी प्रकार सभी तत्वों के परमाणु क्रमांक अलग अलग होते हैं। अब ये परमाणु क्रमांक क्या होते हैं? तो परमाणु क्रमांक को पढ़ने से पहले हम देखते हैं परमाणु मॉडल के बारे में। यह एक परमाणु मॉडल है। इस परमाणु मॉडल के मध्य में नाभिक यानी केंद्रक है। नाभिक के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों होते हैं। वहीं नाभिक के चारों ओर जो शेल या कक्षाएं होती है, इसमें इलेक्ट्रॉन गति करते हैं। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन की संख्या उस तत्व का परमाणु क्रमांक होती है। इस प्रकार परमाणु क्रमांक को Z से दर्शाते हैं। Z बराबर P बराबर E, यानी कि जो परमाणु क्रमांक होता है उसकी संख्या प्रोटॉन की संख्या के बराबर होती है। वहीं परमाणु क्रमांक या प्रोटॉन की जो संख्या है वह इलेक्ट्रॉन के बराबर होती है, इलेक्ट्रॉन की संख्या के बराबर होती है। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि जैसे हीलियम है, हीलियम का परमाणु क्रमांक 2 है, वहीं लिथियम का 3 है। इस प्रकार सभी तत्वों के परमाणु क्रमांक उसमें उपस्थित नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन की संख्या के बराबर होते हैं। अब हम परमाणु द्रव्यमान के बारे में पढ़ते हैं कि परमाणु द्रव्यमान क्या होता है। जैसे कि हीलियम का परमाणु क्रमांक 2 और परमाणु द्रव्यमान 4 है। अब हम देखते हैं सभी तत्वों का जो परमाणु द्रव्यमान है, उस परमाणु द्रव्यमान को जो है कार्बन 12, मतलब कार्बन का जो परमाणु द्रव्यमान होता है 12, मतलब इस कार्बन 12 यानी कार्बन तत्व के परमाणु भार के आधार पर इसे आधार बनाकर इन तत्वों के द्रव्यमान को ज्ञात किया है। यहाँ पर वैज्ञानिकों ने कार्बन 12 मतलब इस कार्बन के जो परमाणु भार है, परमाणु द्रव्यमान है, उसके 12वें भाग से सभी तत्वों के परमाणु द्रव्यमान की तुलना की है। मतलब कि कार्बन के जो 12वां भाग है, उस 12वें भाग से इन तत्वों का परमाणु भार कितना अधिक है या उसकी तुलना में कितना है, उस आधार पर इन सभी तत्वों के परमाणु द्रव्यमान ज्ञात किए हैं। जैसा कि तत्व के एक परमाणु का द्रव्यमान कार्बन के एक परमाणु के 12वें भाग से कितना गुना भारी है, उसे हम परमाणु द्रव्यमान कहते हैं। परमाणु द्रव्यमान जो है वह नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का योग होता है, जिसे हम द्रव्यमान संख्या भी कहते हैं। द्रव्यमान संख्या को हम A से दर्शाते हैं और यह जो है नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन और नाभिक में उपस्थित न्यूट्रॉन का योग होती है। इस प्रकार हमने परमाणु क्रमांक और परमाणु द्रव्यमान के बारे में सामान्य जानकारी पढ़ी है। बोरबरी नियम, जिसे कि नील्स बोर ने दिया था। नील्स बोर ने एक परमाणु मॉडल दिया जिसे बोर्स का परमाणु मॉडल कहते हैं। इसे हम इस प्रकार से समझते हैं, जैसे कि यह परमाणु मॉडल है, इसमें मध्य में एक नाभिक है, नाभिक के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। प्रोटॉन पर धनावेश होता है। वहीं नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन गमन करते हैं, जिन्हें हम जहां इलेक्ट्रॉन गमन करते हैं उन्हें कोश या कक्षा कहते हैं। इस प्रकार नाभिक के चारों ओर जो पहली कक्षा है इसे K कहते हैं, दूसरी कक्षा को L कहते हैं, तीसरी कक्षा को M कहते हैं। इसी प्रकार K कक्षा के लिए N का मान 1 होता है, वहीं L कक्षा के लिए N का मान 2 होता है, M कक्षा के लिए N का मान 3 होता है। बोरबरी नियम के आधार पर किसी भी तत्व में कई कक्षाएं होती है। जैसे कि तत्व में कई कक्षाएं हो सकती है, इन्हें हम ऑर्बिट कहते हैं। इन कक्षों में इलेक्ट्रॉन का वितरण बोरबरी के नियम के आधार पर होता है। इस नियम में किसी भी कक्ष में इलेक्ट्रॉन का वितरण की जानकारी प्राप्त की जा सकती है। इस नियम के कुछ बिंदु इस प्रकार है, जैसे किसी भी कक्षा में इलेक्ट्रॉन की अधिकतम क्षमता 2n² के आधार पर हो सकती है। जैसा कि इस परमाणु मॉडल में नाभिक के चारों ओर जो पहली कक्षा है, पहली कक्षा यानी K कक्षा में n बराबर 1 है, तो यहाँ पर अगर n का मान 1 रखेंगे तो फार्मूला हो जाएगा 2 × 1 का स्क्वायर। मतलब जब इसको सोल्व करेंगे तो यहाँ पर मान आएगा 2, मतलब कि नाभिक के चारों ओर जो पहली कक्षा है, इस पहली कक्षा में अधिकतम हम 2 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं। इसी प्रकार दूसरी कक्षा के लिए n का मान होता है 2। अगर n का मान यहाँ 2 है तो इसे हम अगर इस फार्मूले में रखें 2n² में, तो यहाँ पर 2 × 2 का स्क्वायर हो जाएगा। जब इसे हम सॉल्व करेंगे
तो यहाँ पर मान आएगा 8, मतलब कि एल कोश में हम अधिकतम इलेक्ट्रॉन 8 रख सकते हैं। इसी प्रकार एम कोश के लिए n का मान 3 है। 3 का मान जब हम 2n² में n का मान 3 रखेंगे तो यहाँ हो जाएगा 2 इंटू 3 का स्क्वायर। जब इसे सोल्व करेंगे तो इसका मान आएगा 18, मतलब कि एम कोश में हम अधिकतम 18 इलेक्ट्रॉन रख सकते हैं। इस प्रकार इलेक्ट्रॉनों का वितरण बोरबरी नियम के आधार पर किया जाता है। इसी आधार पर हम तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को ज्ञात कर सकते हैं, उनके इलेक्ट्रॉनों को कक्षाओं में रख सकते हैं।